Hello students, I welcome you on the platform of MCQ and Engineers Hub. जैसे कि आपको पता है MCQ आपको प्रोवाइड कर रहा है गेट 2015 के वीडियो सॉल्यूशंस अपने YouTube चैनल पर, जो कि गेट 2015 का पेपर IIT कानपुर ने कंडक्ट कराया था और 2023 का पेपर भी IIT कानपुर कंडक्ट कराने वाला। तो इसी की सीरीज में मैं तरुण सचदेवा आज आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ मैकेनिकल के मशीन डिजाइन्स के क्वेश्चंस। इस सीरीज में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस को भी इससे पहले देखा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे मशीन डिजाइन के क्वेश्चंस पर। आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है विच सेज अ मशीन एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टो एक्स वाई दिया है, बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। और पूछा है इफ द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है, थ्योरी कौन सी लगानी है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी यानी कि ट्रेस्कास थ्योरी। तो कैसे करेंगे, हमें दिया है क्या कि बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है और ट्रेस्कास थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है। तो ट्रेस्कास थ्योरी सबसे पहले क्या कहती है, ट्रेस्कास थ्योरी कहती है कि द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू ट्रेस्कास थ्योरी इज इक्वल टू द टो, दैट इज द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द मटेरियल। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना है बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में, ये फाइंड आउट कर लेंगे। शेयर स्ट्रेंथ उसने दी है तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेंथ जो हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वल टू द सिग्मा 1/2। यस और नो, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा। इसको निकालने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ठीक है, 1/2 उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टो एक्स वाई का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करिए। 1/2 सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 80 प्लस दैट इज 20, सिग्मा वाई 20 है, प्लस माइनस रूट सिग्मा एक्स 80 माइनस 20 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 40, कितना गिवन है 40। ओके, वैल्यू पुट की, सॉल्व करेंगे। 80 माइनस 20 60, ये 60 का स्क्वायर हो गया और 40 का स्क्वायर, 40 में अगर मैं 2 अंदर ले जाता हूं, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसको 80 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये पूरी टर्म को 80 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 60 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर दोनों को एड अप करेंगे तो किसका स्क्वायर बनेगा, 100 का स्क्वायर। और रूट टू है तो मतलब 100 रह जाएगा। तो यहां से अगर आप सिग्मा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा दैट इज सिग्मा 1 एंड 2, दैट विल गिव यू, एक मिनट, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपको क्या देगा, यहां से आप देखिएगा क्या रह गया, हमारे पास वैल्यू रह जाती है दैट इज 80 प्लस 20 दैट इज 100, 1/2 बाहर है। ठीक है, हमारे पास ये क्या दिक्कत कर रहा है, 1/2 बाहर है, ये 100 हुआ प्लस माइनस 100 है ना। तो यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सिग्मा 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 100 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, 200 डिवाइड बाय 2 100 हो गया। और सिग्मा 2 कितना हो गया हमारे पास, सिग्मा 2 हमारे पास आ जाता है 0, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 माइनस 100 करेंगे तो 0 हो जाएगा, सिग्मा 2 0 हो जाएगा। तो यहां से सिग्मा टो मैक्सिमम की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो कितना आता है, दैट इज 100 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया 50। क्लियर है, बस अब क्या करना है, 100 क्या है, ये वैल्यू कितनी है 100 और ये कितना फाइंड आउट किया 50, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 50 100 डिवाइड बाय 50, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ गया 2। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज इसमें होगा, आपको हो सकता है कि सिग्मा मैक्सिमम जो हम लेते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 भी लेते हैं, है ना।
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय टू भी लेते हैं। अब ध्यान ये रखना यहां पर, ये मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी डिस्कस किया है, आप अगर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 है इस केस में क्योंकि सिग्मा 2 जीरो हो जा रहा है तो वैल्यू वही आएगी जो ये आई। लेकिन अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सेम नेचर के हो, यानी कि ये भी अगर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बनेगा एब्सोल्यूट वैल्यू जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बनेगी वो क्या आएगी, हमेशा सिग्मा 1 बाय 2। इसलिए मैंने यहां पे इसको सिग्मा 1 बाय 2 लिया, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू, ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे तो भी वैल्यू सेम आएगी। बट कॉन्सेप्ट गलत ना हो, अगर यहां पे सिग्मा 2 50 होता, सपोज 50 आ जाता, तो आप ये फॉर्मूला लगाते तो आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता था। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलनी है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एब्सोल्यूट लेके चलना है, तो इसलिए सिग्मा 1 बाय 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए, ये क्या है, फॉर द गिवन फ्लक्चुएटिंग फटीग लोड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एम्पलीट्यूड एंड स्ट्रेस रेशो, दो चीज पूछी है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड पूछा है और स्ट्रेस रेशो पूछा है, क्या होगा रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले स्ट्रेस एम्पलीट्यूड और फिर स्ट्रेस रेशो। और ये ग्राफ दिया है जिसमें हमारा जो स्ट्रेस है वो वेरिंग है, ऑब्वियसली फ्लक्चुएटिंग लोडिंग है तो वेरिंग होगा। ठीक है, अब फ्लक्चुएटिंग लोडिंग है तो हमें पता है एम्पलीट्यूड ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ स्ट्रेस अगर मैं निकालूं, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, तो सिग्मा मैक्सिमम की अगर वैल्यू, अगर एम्पलीट्यूड की बात कर रहे थे हम, है ना, सिग्मा एम्पलीट्यूड क्या होता है, सिग्मा एम्पलीट्यूड होता है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2, है ना, डिफरेंस का एवरेज, है ना। तो सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम बाय 2। अब इसमें से हमें देखना होगा सिग्मा मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां जा रही है, ये जा रही है, यानी कि ये क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। तो सिग्मा मैक्सिमम यहां लिख दे रहा हूं मैं, अपना सिग्मा मैक्सिमम जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा मैक्सिमम दैट इज 250, है ना। और सिग्मा मिनिमम क्या बनेगा, सिग्मा मिनिमम क्या आ गया भैया, सिग्मा मिनिमम ये वैल्यू हुई जो कि कितनी है 50, है ना, कितनी हो गई 50। तो हमारे पास सिग्मा मैक्स आ गया, सिग्मा मिनिमम आ गया, इसको यहां पे पुट कर दीजिए, 250 माइनस 50 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 250 में से 50 गया, 200 बचा, डिवाइड बाय 2, 100 हो गया, यानी कि 100 मेगा पास्कल। तो 100 तो अपने इसमें भी है और इसमें भी है, दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज स्ट्रेस रेशियो। अगर मैं स्ट्रेस रेशियो की बात करूं तो स्ट्रेस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस रेशियो डिफाइन किया गया है सिग्मा मिनिमम, ठीक है, सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय सिग्मा मैक्सिमम। तो यहां पे सिग्मा मिनिमम कितना है हमारे पास 50, है ना, देखिए सिग्मा मिनिमम कितना है 50, सिग्मा मैक्सिमम कितना है 250, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये कितना हो जाएगा 0.2, है ना, 0.2 हो जाएगा। क्लियर है, 0.2, यानी कि ए कैंसल एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, बस दिक्कत हुई होगी तो हो सकता है ये फॉर्मूला छूट गया हो स्ट्रेस रेशियो का, दैट इज सिग्मा मिनिमम बाय सिग्मा मैक्सिमम। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंजर्वेटिव फटीग फेलियर क्राइटेरिया। क्या बोला है, ये 4 क्राइटेरिया दिए हैं, पूछा है इनमें से कंजर्वेटिव फटीग क्राइटेरिया, भाई है सारे फटीग क्राइटेरिया, है ना, फटीग लोडिंग के कंडीशन में हम इन क्राइटेरियाज को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कंजर्वेटिव कौन सा है ये बताना है। पता है आपको कंजर्वेटिव रिजल्ट कौन देता है, सोडरबर्ग देता है। सोडरबर्ग कैसे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट दिक्कत भूल जाते हैं, पता है अपने को, लेकिन कंजर्वेटिव का अगर मैं सिंपल बताऊं आपको तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, कंजर्वेटिव मतलब
हर हालत में मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं, ठीक है, हर हालत में मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं, तो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो मुझे ये चीज अलाउ करे कि अगर मैं उसको यूज करूं तो मैं हर कंडीशन में सेफ खेलूंगा। तो सेफ खेलूंगा आप देख सकते हैं यहां पे क्या आता है, सिग्मा एम्पलीट्यूड, सिग्मा मीन। आपने देखा है सोडरबर्ग बेसिकली किसको डिफाइन करता है, एंड्योरेंस लिमिट एंड सिग्मा वाई टी, यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ इधर आएगी सिग्मा वाई टी और इधर आएगा सिग्मा यू टी, इधर आएगा सिग्मा ई, है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कौन है, सोडरबर्ग क्राइटेरिया, है ना। दूसरा ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, गुडमैन क्राइटेरिया, है ना। और अगर मैं बात करूं गर्बर क्राइटेरिया का या किसी भी कर्व का, जैसे कि ये दिया है इलिप्टिकल, तो जो कर्व होंगे वो इस तरह से जाएंगे, है ना। तो ये आप जब इस लाइन को देखोगे सोडरबर्ग क्राइटेरिया को, तो इस केस में आप देख सकते हो, एक एग्जांपल सिंपल सा ले लेता हूं मैं यहां पर, आप देखिएगा कि जब मैं अगर इस क्राइटेरिया को यूज करूंगा तो जितने भी सेफ पॉइंट है वो यहां है ना, वो हर क्राइटेरिया के अंदर है ना। अगर मैं इस क्राइटेरिया को यूज करूंगा गुडमैन क्राइटेरिया को, तो ये जो पॉइंट होंगे ये सोडरबर्ग के अकॉर्डिंग सेफ नहीं है, तो ये जो पॉइंट है सोडरबर्ग को यूज करेंगे। तो अगर यहां पे आपको कोई सा भी क्राइटेरिया दिया हो, मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया, गर्बर क्राइटेरिया, मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया क्या होता है, वो बेसिकली किसको कनेक्ट करता है, हम यहां पे क्या बनाते हैं सिग्मा वाई टी, सिग्मा वाई टी और सिग्मा वाई टी को अगर हम कनेक्ट कर दें इस तरह से, तो जो हमारा गर्बर क्राइटेरिया मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाली लाइन, ठीक है, जो कि गुडमैन की थी। मॉडिफाई क्या हुआ, ये मॉडिफाई हुआ, तो ये जो क्राइटेरिया है ये मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया है, तो इसको भी ले लो चाहे, तब भी सोडरबर्ग क्राइटेरिया आपको कंजर्वेटिव रिजल्ट देने वाला है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर है। तो कंजर्वेटिव से हमेशा ध्यान रखना, हमेशा बच के रहना, ठीक है, जब हमेशा बचेंगे कंजर्व रहेंगे, है ना, कंजर्वेटिव रहेंगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A horizontal plate has been joined to a vertical post using 4 rivet। ये रिविट का क्वेश्चन है, आपको रिविट के ज्वाइंट दिए हैं, पूछा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड ऑन वर्स्ट लोडेड रिविट। वर्स्ट लोडेड मतलब जो सबसे डेंजर में है, जिसपे लोड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो वर्स्ट लोडेड मतलब पी मैक्सिमम फाइंड आउट करना है कौन सी रिविट पे होगा, ठीक है, बस ये कहानी है। इस तरह के क्वेश्चन आपने किए होंगे, है ना, मैं उसी तरह से पहले आपको समझा देता हूं जैसे आपने किए हैं, फिर उसके बाद इसका थोड़ा सा इन डेप्थ में जाकर के देखेंगे कि वो कैसे है, ठीक है, हुआ कैसे। अब जैसे इस केस में हम देखें तो ये जो लोड है ये ट्रांसफर शेयर लोड है ना, मतलब कि ये लोड और जो हमारा क्रॉस सेक्शन है किसका, रिविट का, ये क्रॉस सेक्शन है, ये बोर्ड के ही प्लेन में है, तो ये ट्रांसफर शेयर लोड हुआ, लेकिन असेंट्रिक है क्योंकि दूर है उससे, ठीक है। तो इसको हम जनरली असेंट्रिक ट्रांसफर शेयर लोड बोलते हैं रिविट के लिए। अब आप बात करें इस ज्योमेट्री की, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर अगर मैं निकालूं तो ये जी सेंटर होगा इसका, कहीं यहां पे, है ना। तो इस फोर्स को मैं यहां ट्रांसमिट करूं तो ये दो इफेक्ट लेके आएगा, एक तो खुद को, एक तो खुद को, है ना, एक तो खुद आ गया, और दूसरा एक मूवमेंट लाएगा, है ना, जो क्या है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना, इस तरह से क्लॉकवाइज। इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच में जी पॉइंट और फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी बात तो चलो कर लेंगे, मोमेंट जो रहेगा वो कितना रहेगा, P इंटू, अगर उसको मैं P मान लेता हूं तो ये 500 है ना, और हम इसको क्या डिनोट करते हैं, P इंटू ई, है ना, E है हमारा 500, ये सेंट्रिसिटी है, ठीक है। तो
अब जो फोर्सेस आपने पढ़े होंगे इसको सॉल्व करते हुए, जब आपने इसको पढ़ा होगा, तो इसमें बेसिकली दो फोर्सेस आते हैं। रिविट पे दो शेयर फोर्सेस आएंगे। एक फोर्स हम बोलते हैं प्राइमरी शेयर फोर्स, जो कि किस नेचर का होता है, इसको डायरेक्ट शेयर फोर्स भी बोलते हैं। डायरेक्ट शेयर फोर्स मतलब ये डायरेक्टली इन रिविट पे शेयर फेलियर में, मतलब शेयरिंग टाइप का होके इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट टू दिस, है ना। तो ये जो प्राइमरी शेयर फोर्स है इसको आपको रिप्रेजेंट करते हैं P डैश से। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, द लोड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रिविट, है ना, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ना। तो अब इसमें रिविट कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। अगर मैं नंबर दे दूं इसको 1 2 3 4, 4 रिविट है, और लोड कितना है 400 डिवाइड बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो कितना वैल्यू आ गया, 100 न्यूटन का फोर्स डायरेक्टली अप्लाई होगा इन रिविट पे। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू दी फोर्स अप्लाइड। तो कुछ इस तरह से फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स है ना, और इसकी रिएक्शन जो आएगी वो क्या आएगी, अपवर्ड, है ना। हर रिविट पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स चला जाएगा। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी दिखा दूंगा। ये तो आप खुद जिस तरह से करते हो मैं उस तरह से चल रहा हूं, ठीक है। अब दूसरी चीज, इस मूवमेंट की वजह से भी एक रिएक्शन आएगी। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेकेंडरी शेयर फोर्स। इसको मैं आगे लिख देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो यहां पे अगर आप लिखे तो ये क्या है, सेकेंडरी, दैट इज शेयर फोर्स। तो ये जो सेकेंडरी शेयर फोर्स है इसको हम डिनोट करते हैं P डबल डैश से, ठीक है। P डबल डैश से अगर आप इसको करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज P इंटू E इंटू R डिवाइड बाय जितनी रिविट है उसकी रेडियस का स्क्वायर, है ना। अभी मैं बताता हूं ये रेडियस कौन सी होगी, R2, दिस इज R2 स्क्वायर, क्योंकि 4 रिविट है मैं तो 4 रेडियस ले रहा हूं, ठीक है, दैट इज दिस, ठीक है, क्लियर है। तो अब अगर मैं बात करूं, यहां पे देखें 4 रिविट है, रेडियस क्या होती है, रेडियस बेसिकली इस पॉइंट से इस रिविट के सेंटर की डिस्टेंस, है ना, इस G पॉइंट से इस सेंटर की डिस्टेंस। तो R अगर हम निकालें तो आप देख सकते हो ये कितनी हो जाएगी, यहां पे देखिएगा ये कितनी हो जाएगी, ये कितना है, ये दिया है पूरा 40, तो ये आधा कितना हो जाएगा, क्योंकि सेंटर है तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 40 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये भी 20, ये भी 20, तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू √2, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी, क्योंकि सारी सिमेट्रिसिटी में है, सारी की डायमेंशन सेम है, तो जो रेडियस हो जाएगी R1 R2, है ना, अगर मैं इसको लिखूं R1 R2 R3 R4, है ना, ये सब क्या हो जाएंगी, एक ही रेडियस की वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज 20 इंटू √2, ठीक है। इसको अभी ड्रॉ कर देते हैं, जब फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे। तो सेकेंडरी शेयर फोर्स कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 400 इंटू E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये 500 है, इस सेंटर पॉइंट से इस फोर्स के एप्लीकेशन की डिस्टेंस। तो ये कितना हो गया 500 इंटू R, है ना, R कितना है 20 इंटू √2। अब डिवाइड बाय R1 R2 R3 R4। जब ये R सबके लिए सेम है तो जो इस सेकेंडरी शेयर फोर्स की वैल्यू होगी ये भी सभी रिविट के लिए सेम होगी। यहां पे मैं लिख सकता हूं 4 इंटू, क्योंकि 4 बार है तो 4 इंटू 20 इंटू √2 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा, अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 400 इंटू 500 डिवाइड बाय 4 इंटू 20 इंटू √2, ठीक है।
तो ये कुछ आ जाएगा, दैट इज 1767.77 न्यूटन। ठीक है, ये सेकेंडरी शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी और ये सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि किसी भी एक रिविट के लिए रेडियस भी सेम है, ई भी सेम है, आर भी सेम है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी शेयर फोर्स होगा। और सेकेंडरी अब पूछा है, अब क्या पूछा है, वर्स्ट लोड। दो लोड है, दोनों कहां अप्लाई हो रहे हैं उसकी डायरेक्शन समझना जरूरी है, तब हम लगा पाएंगे कि हाँ भाई कैसे निकालें। ठीक है, तो आप देखिएगा ये एक रिविट है। ठीक है, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, एक रिविट ये हो गई, थोड़ी छोटी रिविट बनाते हैं। एक रिविट ये हो गई, एक रिविट ये हो गई। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब अगर मैं ये पॉइंट G लेकर के चलूं, ठीक है, तो इस पे जो मूवमेंट आ रहा है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो ये P इंटू ई है। ठीक है, P इंटू ई, दैट इज दिस डायरेक्शन एंड P इंटू ई। ठीक है, अब इस पे जो फोर्स होंगे, सपोज अगर मैं इस रिविट को लेकर के चल रहा हूं, रिविट नंबर क्या है 2 है ना, 2 रिविट को लेके चल रहा हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो जो प्राइमरी शेयर फोर्स है, मेरे पास प्राइमरी शेयर फोर्स है, उसकी डायरेक्शन तो क्या हुई थी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, ये P2 डैश हो जाएगा है ना, और P2 डबल डैश जो कि सेकेंडरी शेयर फोर्स है, ये जो P डबल डैश है ये सेकेंडरी फोर्स है, इसकी डायरेक्शन देखनी जरूरी है कि वो कैसे है, उसी के बेसिस पे हम दोनों को ऐड ऑन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए जो सेकेंडरी शेयर फोर्स है वो किस वजह से आया, मूवमेंट की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से। तो मूवमेंट की वजह से उसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो इस पॉइंट के अबाउट ऐसा मूवमेंट क्रिएट करे जो इसके अपोजिट हो, है ना। रिएक्शन मतलब एक्शन का उल्टा, एक्शन क्या है, ये मूवमेंट है, रिएक्शन क्या होगी, वो इसके अपोजिट एक मूवमेंट क्रिएट करने वाली होगी। तो अब अगर मैं यहां पे आप देखिएगा ये शेयर फोर्स सेकेंडरी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन अगर ये देता हूं, ये क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकेंडरी फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन के। तो आप देखेंगे ये कैसा मोमेंट क्रिएट कर रहा है जी पॉइंट के अबाउट, आप जी पॉइंट के अबाउट मोमेंट देखिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज, कैसे एंटी क्लॉकवाइज, कैसे एंटी क्लॉक, और ये क्लॉक, तो मतलब P2 की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी। ठीक है, अब आपको पता है ये एंगल कितना है भाई, ये भी R, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये सेम है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, है ना, ये एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। क्लियर है, ये दोनों के बीच का एंगल भी तो 45 होगा। जब ये 45 है, हमें पता है कि दो फोर्सेस हमें पता है, उन दोनों के बीच का एंगल पता है, तो मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। कैसे, रिजल्टेंट कैसे आएगा, द रिजल्टेंट फोर्स एट 2 विल बी इक्वल्स टू द P, द स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल्स टू P2 डैश, यानी कि ये प्राइमरी प्लस सेकेंडरी शेयर फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्राइमरी शेयर फोर्स इंटू सेकेंडरी शेयर फोर्स इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल दैट इज 45। ठीक है, तो ये P2 यानी कि किस पे होगा, रिविट 2 पे होगा। अब ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, हमको पता है, आपने पढ़ा हुआ होगा कि जो रिविट हमारी फोर्स के पास होती है, जो रिविट फोर्स के पास होती है, अप्लाइड फोर्स के पास होती है, उसमें सबसे ज्यादा लोड होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, अब चाहें तो देख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे ये रिविट है, ये भी रिविट है, तो इसमें भी रिएक्शन कुछ ऐसी ही रही होगी। अब मैं एक रिविट लेता हूं जो इससे थोड़ा दूर है। ठीक है, ये रिविट है जो कि इसका नाम है 1, रिविट 1 है ना, हमने नंबरिंग की थी। अब आप देखिए इसमें जो प्राइमरी शेयर फोर्स होगा वो तो इसी तरह से होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, P1 डैश, है ना। अब जब मैं सेकेंडरी शेयर फोर्स बना रहा हूं तो डायरेक्शन कैसे बनानी है, मूवमेंट, अप्लाइड मूवमेंट के अपोजिट। अप्लाइड कैसा है, क्लॉकवाइज,
तो इस पे जो सेकेंडरी शेयर फोर्स आएगा वो कैसे आना चाहिए, कुछ ऐसे आना चाहिए, आप देख सकते हो P1 डबल डैश। क्यों? क्योंकि अब देखिए आप इससे रिएक्शन क्रिएट करके देखिए तो ये क्या बनेगा, जी के अबाउट, इस फोर्स से जी के अबाउट रिएक्शन करिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, यानी कि इसका अपोज करेगा। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 से ज्यादा है, 90 नहीं, मैं लिख 90 नहीं है एंगल, लेकिन 90 से ज्यादा है। कितना ज्यादा होगा आप देख लीजिए, ये एंगल कितना होगा 45, ये भी 45, ये भी 45, तो ये 90 प्लस 45 135 है ना। तो ये 135 90 से ज्यादा एंगल होगा, थीटा क्या होगा 90 से ज्यादा होगा, तो ये टर्म हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, कॉस 90 प्लस थीटा नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, तो जो ये फोर्स आएगा रिजल्टेंट आएगा, पी प्राइमरी शेयर फोर्स सेम है, सेकेंडरी सेम है, लेकिन ये जो रिजल्टेंट आएगा ये कम आएगा, यानी कि इन दोनों रिविट पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कम आएगा और इन पे जो रिजल्टेंट आएगा वो ज्यादा आएगा। इसकी अगर डायरेक्शन देखेंगे तो कुछ ऐसे प्राइमरी शेयर फोर्स और सेकेंडरी शेयर फोर्स कुछ ऐसा आएगा, सॉरी ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन है ना, और ये फोर्स इस डायरेक्शन, तो ये भी आपका 45 बना रहा है और अपोजिट डायरेक्शन। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए बनाना पहले ही, लेकिन जरूरी नहीं पेपर में ये पूरा बनाएं, क्योंकि हमको पता है इन्हीं दोनों रिविट में सबसे ज्यादा फोर्स आना है। तो क्या करिए, प्राइमरी शेयर फोर्स निकालिए, सेकेंडरी निकालिए और डायरेक्टली थीटा निकालिए दोनों के बीच का, और ये फॉर्मूला लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो अब बस अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ये कितना हो गया 100 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 1767.77 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1767.77 इंटू कॉस 45। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। मैं लिख देता हूं, दैट इज 100 स्क्वायर प्लस 1767.77 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1767.77 इंटू कॉस 45। ठीक है, और इस वैल्यू का क्या आ जाएगा हमारे पास रूट। ठीक है, 312763552। ठीक है, इसीलिए मैं क्लास में इस तरह से इसकी वैल्यू नहीं निकालता हूं। एक बार चेक करिएगा आप, यही वैल्यू आ रही है क्या, एक मिनट, दैट इज 100 स्क्वायर प्लस 1767.77 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1767.77 इंटू कॉस 45। ठीक है, तो ये आपका आ गया ये वैल्यू एंड रूट ऑफ दिस 3385,011 ये। ठीक है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा P2 दैट इज 1839.83। ठीक है, न्यूटन। ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। इसलिए मैं ज्यादातर क्लास में सॉल्यूशन ये कैलकुलेशन नहीं करता, थोड़ा टाइम लग जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक है, बार बार गलती उसमें ना हो इसीलिए ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ रिपीट क्वेश्चन। तो इसमें आप क्या करें, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। अ कैंटिलीवर ब्रैकेट इज बोल्टेड, इसमें रिपीट नहीं है, बोल्टेड है, तो ये बोल्टेड का है। कॉलम है, उसका साइज दिया है PQR, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बोल्ट P। ये रहा बोल्ट P, बोल्ट P में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है ना, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन
P, P में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो ये किसके बराबर होगा भाई, P मैक्सिमम फाइंड आउट कर लो, है ना, इसमें मैक्सिमम लोड फाइंड आउट कर लो, डिवाइड बाय द एरिया, डिवाइडेड बाय द एरिया, है ना। तो एरिया क्या है, M12 दिया है, तो ये 12 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 12 क्या रिप्रेजेंट करता है, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो अब इसको देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। ये फोर्स है, इसकी वजह से प्राइमरी शेयर फोर्स P पे ही डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा 9 डिवाइड बाय 1 2 3 रिविट है, नंबर ऑफ रिविट, ये हो गया 3 किलो न्यूटन, ठीक है, 3 किलो न्यूटन, तो प्राइमरी फोर्स हो गया। सेकेंडरी फोर्स की बात करूं तो सेकेंडरी फोर्स पे ध्यान देना, इसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू ई इंटू आर डिवाइड बाय आर जितनी रेडियस है ना, तो ये P की है, Q की है, प्लस R की है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, ये P की निकाल रहे हैं तो रेडियस यहां पे P की आ जाएगी, है ना, क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट मैं इसको ऊपर लिखता हूं, है ना, इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, दैट इज secondary shear force at P will be equals to P into E into RP divide by RP का स्क्वायर प्लस R Q का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि रेडियस आप अगर फाइंड आउट करें तो रेडियस देखिए क्या होगी भाई, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट होगा, रेडियस ये वाली होनी चाहिए, ये 30 है, ये भी 30 है, तो आर पी की रेडियस कितनी हो गई 30, और आर की रेडियस कितनी हो गई 30, पी की रेडियस 30, आर की रेडियस 30, लेकिन बोल्ट क्यू के लिए रेडियस कितनी होगी, बोल्ट क्यू के लिए रेडियस कितनी होगी, वो 0 होगी, क्यों, क्योंकि उसी पॉइंट पे, उसी सेंटर पे हमारा बोल्ट का और इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ठीक है, तो इस वजह से आर क्यू जो होगा वो 0 होगा, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। पी की वैल्यू रखिए 9 इंटू ई देखिए कितना है 250 दिया है, हाँ 250 दिया है, 250 इंटू 30 डिवाइड बाय 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, क्या आएगा हमारे पास, दैट विल बी 9 इंटू 250 इंटू 30 डिवाइड बाय 2 इंटू 30 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, दिस वन, तो ये आ गया 37.5 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन में है, हाँ किलो न्यूटन में, तो ये P पे सेकेंडरी फोर्स आ गया। अब ध्यान रखना है कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, देखना वो है मेन, है ना, तो यहां पे देखिएगा आप, डायरेक्शन निकालने के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, प्राइमरी शेयर फोर्स तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि ये नीचे है तो अपवर्ड लग रहा होगा। अब आता है सेकेंडरी का, तो ये जो है मूवमेंट, जो मूवमेंट आ रहा है इसकी वजह से ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो यहां पे जो फोर्स होना चाहिए वो क्यू के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट कैसा बनाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इस पॉइंट के अबाउट कैसा बनाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर फोर्स इधर हो, आप देखिएगा जरा, ये पी डबल डैश की हो गई और ये पी डैश का हो गया, है ना, तो ये कैसा बनाएगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एक मिनट, हाँ, तो ये क्या बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, तो इसकी रिएक्शन कैसी होगी, इधर होगी, दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री का, तो बस अब सिंपल है, जो रिजल्टेंट P पे फोर्स होगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 37.5 का स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसको आप एरिया पे रखेंगे तो वहां से आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिल जाएगा। वैल्यू मैं निकाल देता हूं, प्लस 37.5 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका रूट, ठीक, 1415.25,
दैट इज दिस वन, ये आ जाता है 37.619 किलो न्यूटन। 6.2 भी ले सकते हो आप इसको, है ना, 37.619 किलो न्यूटन। अब यहां से आप मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालेंगे तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या आ जाएगा, दैट इज दिस फोर्स 37.62 ले लेता हूं इंटू 10 की पावर 3 लेना होगा क्योंकि किलो न्यूटन है, डिवाइड बाय पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर। डी क्या है 12, ये मैंने बताया आपको। ये क्या रिप्रेजेंट करता है M12, दैट इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। आप इसको कैलकुलेट करिए, दैट इज 37.62 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4 ले लेते हैं ऊपर, डिवाइड बाय दैट इज 37.62 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइड बाय पाई इंटू 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ आ जाएगा आपका आंसर, दैट इज 332.63 मेगा पास्कल। किस में आएगा, मेगा पास्कल में। ध्यान रखिएगा मेगा पास्कल में, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये mm में लिया है, तो ये mm स्क्वायर हो गया, है ना, और ये न्यूटन हो गया। न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या होता है, मेगा पास्कल। ठीक है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी मैंने डिस्कस किया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन का आपको पता चलेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, गेट में ये वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं क्वेश्चन, कई बार ये वर्टिकल दे देता है, कई बार ये हॉरिजॉन्टल दे देता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा किस तरह से ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ बॉल बेयरिंग द फटीग लाइफ L measured in number of revolution and the radial load is this। मतलब रिलेशनशिप दिया है रेडियल लोड का और लाइफ का। ठीक है, वेयर K इज अ कांस्टेंट बताया है और बताया विद स्टैंड अ रेडियल लोड ऑफ दिस फॉर दिस लाइफ। तो लोड बताइए कितने के लिए, 1 मिलियन रेवोल्यूशन के लिए। मतलब लोड दिया है एक केस में जब आपके पास इतनी लाइफ हो उसकी, कितने में, 1 मिलियन रेवोल्यूशन में। अब पूछा है कि लोड कितना होगा जब 1 मिलियन रेवोल्यूशन आपके पास साइकिल्स होंगी। तो सिंपल है, आप इसको क्या करिए, एफ एल 1/3 इक्वल्स टू के कांस्टेंट दिया है, ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो हम जानते हैं F1 L1 की पावर 3 इज इक्वल टू F2 L2 की पावर 1/3 होगा, यही होगा ना। ये कांस्टेंट है तो चलाते जाओ, F3 L3 की पावर 1/3, है ना। तो यहां से हमको चाहिए क्या, F2 चाहिए। F2 चाहिए तो F2 किसके बराबर हो जाएगा, F1 इंटू L1 अपॉन L2 की पावर 1/3। ठीक है, F1 कितना है, F1 हमारे पास है 2 इस केस में, और L1 कितना है, ये ध्यान रखना, ये L1 जो होती है ये मिलियन रेवोल्यूशन में दी है ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो कि मिलियन रेवोल्यूशन में होंगे। तो आपके पास यहां पे कितने रेवोल्यूशन है, 540 मिलियन रेवोल्यूशन। तो ये तो 540 हो गए, और पूछा कितने के लिए है, 1 के लिए, तो ये 1 रेवोल्यूशन हो गया की पावर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर फाइनल लिख देते हैं, कितना है, दैट इज 540 की पावर 1/3। ठीक, ये इंटू 2, तो ये आ जाएगा 16.28 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द uniaxial yield stress of a material is this according to von Mises criteria the shear yield stress of the material is what। सिंपल है, आपसे क्या कहा है, yield strength दी है टेंशन में। ठीक है, और पूछा है von Mises criteria के अकॉर्डिंग
वॉन माइसिस के अकॉर्डिंग शेयर यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? तो ये सबको पता है कि शेयर स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू वॉन माइसिस क्राइटेरिया इज इक्वल टू दी सिग्मा वाई टी डिवाइड बाय √3, या फिर इसको आप बोलते हैं 0.577 इंटू सिग्मा वाई टी, है ना, यही होता है। तो बस इसमें क्या करना है, 300 इंटू 0.577 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। सिंपल है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन है तो सिंपल ही रहा होगा। 77 दैट इज 173.1 मेगा पास्कल, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ आ गई वॉन माइसिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मशीन डिजाइन के जितने क्वेश्चंस थे ये मैंने आज आपको करा दिए हैं, ठीक है। आप देखिए, आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अगर आपको एफर्ट अच्छा लग रहा हो। हमारा मेन मोटिव, ये आपको मैंने पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूं, हमारा मेन मोटिव ये क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं, आंसर लाना नहीं, ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता चले और कहां गलती हो सकती है और उसको कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको पता लगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।